हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एमपीपीएससी कुशवाहा पर। फ्रेंड्स, और मैं लेकर आया हूं प्राचीन इतिहास की सीरीज का अगला वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण वैदिक सभ्यता, वो भी केवल एक ही वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने उनमें संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया है और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड्स, आप उन वीडियो को जरूर देखिए। मैं उन वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। इसके बारे में हम बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता क्या है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, जब सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, उसके बाद भारत में एक नई सभ्यता का विकास हुआ। और इस सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता अथवा आर्य सभ्यता कहा जाता है या कहा गया। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि जो वैदिक काल है वो प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है। एक कालखंड के रूप में जाना जाता है वैदिक काल को। और वैदिक काल को हमने दो भागों में विभाजित किया है। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है उसे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, उसका कालखंड। और जो उत्तर वैदिक काल है, इसका टाइम पीरियड 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता थी जो उसके संस्थापक आर्य थे। आर्य तथा ये मूलतः ग्रामीण थे। ये कैसे थे? ग्रामीण थे और इनका प्रारंभिक जीवन पशुचारण था। फ्रेंड्स, हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता डिस्कस की थी उसमें देखा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वे क्या थे? शहरी या नगरी थे। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है, इसके जो लोग हैं वो क्या है? मूलतः ग्रामीण हैं और इनका प्रारंभ जीवन क्या है? पशुचारण है। फ्रेंड्स, वेदों की रचना आर्यों ने की, जिसे मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जो ऋग्वेद है, इसकी रचना आर्यों के द्वारा की गई और इस ग्रंथ को मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और जो वैदिक सभ्यता है, इसमें जो ऋग्वेद है, इसके प्रिय देवता कौन है? इंद्र थे। इसके सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। और फ्रेंड्स, सभी नदियों में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। जो ऋग्वेदिक नदियों में है उनमें सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी मानी गई है। और फ्रेंड्स, जो आर्य थे इनकी भाषा संस्कृत थी। इनकी भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। और जो आर्य सर्वप्रथम जिनका आगमन हुआ जब, तो वो पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे सर्वप्रथम। फ्रेंड्स, आर्यों के मूल निवास के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं या कुछ मत बताए हैं। जैसे कि विद्वान हैं और उसके बाद मूल निवास, जैसे मैक्स मूलर विद्वान थे, जिन्होंने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया बताया है। क्या बताया है? मध्य एशिया। जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने आर्यों का निवास उत्तरी ध्रुव बताया है। और जो दयानंद सरस्वती जी थे, इन्होंने उनका मूल निवास तिब्बत बताया है। फ्रेंड्स, जो आर्य थे इनकी प्रशासनिक इकाई 5 भागों में विभक्त थी: कुल, ग्राम, विश्व, जन तथा राष्ट्र। इनकी जो शासन करने की इकाई थी वो 5 भागों में विभक्त थी। फ्रेंड्स, जो वैदिक सभ्यता है, इसमें जो ग्राम का मुखिया होता था उसे ग्रामणी कहा जाता था, तथा विश्व का प्रधान विश्वपति, और जन का शासक राजन कहलाते थे। जनता का जो शासक होता था उसे राजन कहते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। जो राज्य के अधिकारी होते थे उनमें पुरोहित एवं सेनानी मेन रूप से थे। इनमें जो वशिष्ठ जी थे वो रूढ़िवादी एवं जो विश्वामित्र थे वो उदारवादी या उदार पुरोहित थे। शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा कौन होता था? वो शासन का प्रमुख होता था, तथा राजा का पद वंशानुगत होता था। क्या होता था? वंशानुगत। लेकिन जनता उसे हटा सकती थी, क्योंकि वह जन विशेष का प्रमुख होता था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि पुरोप, दुर्गपति और स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। जो पुरोप
दुर्गपति और स्पर्श हैं वो जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। क्या होते थे? गुप्तचर होते थे। उसके बाद है कि जो बाजपति है वो गौचर भूमि का अधिकारी होता था। गौचर जहाँ मतलब गायें घास चरती थी उस भूमि को गौचर भूमि कहते हैं। तो उसका जो अधिकारी होता था उसे बाजपति कहते थे। उसके बाद है जो उग्र है वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। जो उग्र अधिकारी होता था वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। फ्रेंड्स, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। जो अथर्ववेद है इसमें सभा और समिति थी जिनको प्रजापति की दो पुत्रियों या पुत्रियां संबोधित करके कहा गया है। समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था तथा समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता था। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। जो सभा और समिति थी वो एक राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। धार्मिक अनुष्ठान जैसे सामाजिक कार्यों में स्त्री और पुरुष दोनों भाग ले सकते थे। जो धार्मिक अनुष्ठान हैं या सामाजिक कार्य हैं तो उनमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग ले सकते थे। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीलों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीलों का उल्लेख मिलता है जो निम्न है: पुरु, युद्ध, तुर्बसु, अजु और प्रहु। इन्हें पंचजन कहा जाता था। इन 5 कबीलों को पंचजन कहा जाता था। प्रत्येक कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। जो कबीले होते थे उनका नेतृत्व राजा करता था तथा युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। जो युद्ध होते थे उनका नेतृत्व राजा करता था और युद्ध के लिए गविष्ट या गविष्टि शब्द का उपयोग किया जाता था जिसका अर्थ होता था गायों की खोज। क्योंकि यह युद्ध गायों की खोज के लिए ही होते थे, क्योंकि इनका जो समाज था वो या जो व्यवसाय था वो पशुपालन था। जो दशराज युद्ध हुआ था उसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है और यह युद्ध सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था जिसमें सुदास विजयी हुए थे और यह युद्ध पुरुषणी नदी या रावी नदी के तट पर हुआ था और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और जो ऋग्वैदिक समाज था या ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था तथा इनका विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। फ्रेंड्स, जो आर्य थे उनका समाज कैसा था? पितृ प्रधान। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनका समाज मातृ प्रधान था। इसमें जो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। जो वैदिक सभ्यता है इसमें समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी और जिसका मुखिया पिता होता था जिसे कुलप कहा जाता था। महिलाएं इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। जो महिलाएं थीं वो अपने पति के साथ किसी भी यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थीं। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन इस काल में नहीं था, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन था। इसमें महिलाएं पढ़ाई कर सकती थीं और जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती थीं उनको अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। जो आर्य थे इनका प्रिय पशु घोड़ा था और आर्यों के द्वारा सबसे पहली खोजी गई धातु लोहा थी। जो आर्य थे इनके द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी थी? तो लोहा थी। और जो व्यापार के लिए दूर दूर तक लोग जाते थे या व्यक्ति जाते थे उनको पड़ी कहा जाता था। फ्रेंड्स, आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वह सोमरस था और वह वनस्पति से बनाया जाता था। किससे बनता था? वनस्पति से। और आर्यों का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन था, जैसा कि हमने बताया। गाय को न मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया था तथा गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के खिलाफ मृत्यु दंड या देश निकाला की सजा थी। जो गाय की हत्या कर दे या उसे घायल करने की कोशिश करे तो उनके खिलाफ मृत्युदंड या देश निकाल की सजा थी।
फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं उत्तर वैदिक काल। अभी हमने देखा ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व चलता है, और यह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व चलता है, यह माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति प्रिय देवता बन गए थे। जो ऋग्वैदिक काल था उसमें सबसे प्रिय देवता इंद्र थे, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है इसमें सबसे प्रिय देवता प्रजापति बन गए थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की जगह, जो वर्ण था वो व्यवसाय की जगह जन्म के आधार पर निर्धारित होते थे। अभी जो अपन ने देखा कि ऋग्वैदिक काल था उसमें जो वर्ण थे वो व्यवसाय के आधार पर थे, लेकिन अब जो उत्तर वैदिक काल आ गया उसमें वर्ण व्यवसाय की जगह ना होकर जन्म के आधार पर निर्धारित होती थी। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और रेखा को सीता कहा जाता था। और उत्तर वैदिक काल में एक प्रथा थी कि जब राजा, किसी भी राजा का राज्याभिषेक होता था तो उस समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। और आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की है। फ्रेंड्स महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। जो महाभारत है उसका पुराना नाम जय संहिता है, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। फ्रेंड्स वेदों की संख्या 4 है, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, आप उनको जरूर देखिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है, जिसके अंतर्गत अंध सातवाहन वंश की वंशावली बताई गई है। उपनिषदों की संख्या 18 है, तथा जो भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और गायत्री मंत्र है जो वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, और जो ऋग्वेद से लिया गया है। फ्रेंड्स उत्तर वैदिक काल में ही कौशाम्बी नगर था एक, जिसमें पहली बार पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। इसके बारे में जो जानकारी मिलती है कि पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ था कौशाम्बी नगर में। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, और आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। फ्रेंड्स कुछ ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ थीं जिनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिए हुए हैं। जैसे सुतुद्री, इसका आधुनिक नाम है सतलज। सुबस्तु, इसका आधुनिक नाम स्वात। नेक्स्ट है सदानीरा, इसका आधुनिक नाम गंडक। नेक्स्ट है किरमू, तो इसका आधुनिक नाम है कुर्रम। नेक्स्ट है द्रसदती, तो इसका आधुनिक नाम है घग्गर या घग्घर। उसके बाद नेक्स्ट है गोमती नदी, तो इसका आधुनिक नाम है गोमल। नेक्स्ट है कुंभा, तो इसका आधुनिक नाम है काबुल। नेक्स्ट नदी है बिपाशा, तो इसका आधुनिक नाम है ब्यास। फ्रेंड्स नेक्स्ट नदी है वितस्तता, जिसका आधुनिक नाम है झेलम। उसके बाद नेक्स्ट नदी है अस्किनी, जिसका आधुनिक नाम है चिनाब। और लास्ट नदी है परुषणी या पुरुषणी, जिसका नाम आधुनिक नाम रावी है। और इसी नदी के तट पर दसराज युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं कुछ ऋग्वैदिक कालीन देवता, जैसे देवता और उनका संबंध। जैसे इंद्र देवता थे तो इनका संबंध है, इनको युद्ध का देवता और वर्षा का देवता कहा जाता है। फिर हैं अग्नि देवता, इनको देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता का देवता कहा जाता है। फ्रेंड्स उसके बाद हैं वरुण देवता, इनको पृथ्वी और सूर्य के निर्माता माना जाता है। समुद्र के देवता, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता एवं विश्व के नियामक एवं शासक। उसके बाद हैं विष्णु भगवान, यह विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता थे। उसके बाद आते हैं सोम देवता, इनको वनस्पति का देवता माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आश्विन, इनको विपत्तियों को हरने वाले देवता, सॉरी विपत्ति हरने वाले थे, विपत्तियों को हरने वाले देवता। उसके बाद मरुद, इनको आंधी तूफान का देवता माना जाता है। उसके बाद आश्विन, इनको विपत्तियों का हरने वाला देवता, ये डबल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है पूषण देवता, इनको पशुओं का देवता माना जाता है। और उसके बाद लास्ट है दो, इनको आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि
आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय